हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी स्टूडेंट्स का अपने यूट्यूब चैनल कालका क्लासेस पर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको सोल्व करवाने वाला हूं साइंस मिड टर्म प्रैक्टिस पेपर, जो आपके आने वाले मिड टर्म एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता देता हूँ कि आपका जो पेपर है वो टोटल 80 मार्क्स का रहेगा और आपका जो टोटल समय है वो 3 घंटे रहेगा। इसमें आपके 4 सेक्शन आपको देखने को मिलेंगे, ए, बी और सी और डी। ये 4 सेक्शन आपको देखने को मिलेंगे और प्रत्येक में जो क्वेश्चंस होंगे उनका जो अंक का वेटेज होगा वो अलग अलग होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं हम सेक्शन ए से हम स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन है आपका, इसमें आपको केल्विन से डिग्री सेल्सियस में परिवर्तित करना है। यहाँ पर आपको वैल्यू दी गई है स्टूडेंट्स केल्विन में, और इसको किस में कन्वर्ट करना है? सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करना है। अब आपको पता है कि केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे तो हम इनमें से क्या करेंगे, 293 केल्विन में से कितना माइनस करेंगे? 273 माइनस करेंगे, जो कि कितना आएगा हमारा उत्तर। इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 520 डिग्री सेल्सियस, ये हमारा उत्तर आ जाएगा। इसी प्रकार से 870 को अगर हम डिग्री सेल्सियस में करेंगे कन्वर्ट, तो इसमें से आपको क्या करना पड़ेगा? 273 माइनस करना पड़ेगा। तो हमारा कितना निकल के आ जाएगा? 597 डिग्री सेल्सियस। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन 1 सोल्व हो जाएगा। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन, एक गोताखोर स्विमिंग पूल में पानी को काटने में सक्षम है, कौन सा पदार्थ का गुण यह प्रेक्षण दर्शाता है? ए डाइवर इज एबल टू कट। तो देखिए, इसका आपको क्या उत्तर दिखना है, क्या लिखना है आपको? देखिए, तो इसमें आपको स्टूडेंट्स लिखना है, पदार्थ का यह गुण दर्शाता है कि पदार्थ के कणों के मध्य कमजोर आकर्षण बल और रिक्त स्थान होता है। इसी कारण से वो क्या कर रहा है, पानी के कणों में अपने हाथ चला पाता है, क्योंकि उनके बीच में आकर्षण बल कमजोर होता है और रिक्त स्थान होता है। तो ये इसका सही उत्तर रहेगा, क्वेश्चन 1 का जो अथवा वाला जो पार्ट है उसका। क्वेश्चन 2 में देखिए, क्वेश्चन 2 में इनमें से आपको क्या करना है, बढ़ते हुए आकर्षण बल के अनुसार व्यवस्थित करना है। अब आपको पता है कि स्टूडेंट्स की जो सबसे ज़्यादा आकर्षण बल ठोस में होता है, फिर लिक्विड में, ठोस, द्रव्य और गैस में। तो यहाँ पर ठोस जो है वो क्या है? चीनी है। तो चीनी में क्या होगा? सबसे ज़्यादा आकर्षण बल होगा। उसके बाद में लिक्विड यानी जल, और उसके लास्ट में क्या होगा? ऑक्सीजन। तो ये इसका सही क्या होगा? व्यवस्थित क्रम होगा। ठीक है, लास्ट में क्या आएगा? ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये इसका सही उत्तर रहेगा, आप इसको कर लेना। ठीक, क्वेश्चन 3 में देखिए, मिश्र धातु क्या है? उदाहरण भी दीजिए। व्हाट आर अलॉयज, गिव एन एग्जांपल। तो देखिए इसका उत्तर, मिश्र धातु दो या दो से अधिक धातुओं या एक धातु और एक अधातु का समरूप मिश्रण होता है। आपको उदाहरण देने के लिए बोला, तो आप पीतल का उदाहरण दे सकते हैं। पीतल जो होता है वो तांबा और जस्ता के समरूप मिश्रण से मिलके बनता है। तो ये इसका सही उत्तर आप इसमें लिखेंगे। क्वेश्चन 4, विलयन की सांद्रता क्या होती है? क्वेश्चन 4 में देखिए क्या लिखेंगे हम। क्वेश्चन 4 में विलयन की सांद्रता उस विलयन के इकाई आयतन में उपस्थित पदार्थ की मात्रा कहलाती है। कि किसी विलयन के इकाई आयतन में कितनी विलय की मात्रा उपस्थित है, उसको हम विलयन की सांद्रता के नाम से जानते हैं। और आपको पता है स्टूडेंट्स, विलयन जो होता है वो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक होता है विलय, जो कम मात्रा में उपस्थित होता है, और दूसरा होता है विलायक, जो विलयन में ज़्यादा मात्रा में उपस्थित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 5 में पूछा गया है, उन दो जीवों के नाम बताइए। नेम टू ऑर्गेनेल्स वी हैव स्टडीड दैट कंटेन देयर आवर अवन जेनेटिक मटेरियल, जिसमें अपना स्वयं का आनुवांशिक पदार्थ होता है। तो ऐसे आप दो उदाहरण देखिए, क्या लिखेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया
ऐसे दो जो हैं ऑर्गेनेल्स वो क्या होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। ये दो आप इसका राइट आंसर लिखेंगे क्वेश्चन 5 में। क्वेश्चन 6 में लाइसोसोम को आत्मघाती थैली के रूप में क्यों जाना जाता है, और इसका जो अथवा वाला पार्ट है, कोशिका झिल्ली का निर्माण करने वाले लिपिड और प्रोटीन कहाँ संश्लेषित होते हैं। तो इनका उत्तर देखिए हम क्या लिखेंगे। तो इसमें स्टूडेंट्स देखिए लाइसोसोम में क्या होते हैं, पाचक एंजाइम होते हैं। जब कोशिका नष्ट होती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं तथा एंजाइम अपनी ही कोशिका को पचा लेते हैं। क्या कर लेते हैं, पचा लेते हैं। अतः लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहते हैं। तो ये रहेगा क्वेश्चन 6 का राइट आंसर। और जो अथवा वाला जो पार्ट है उसका रहेगा राइट आंसर अंत है अंतःपर्दवी जालिका। ये इसका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंग्लिश में इसको हम बोलेंगे अंतःपर्दवी जालिका, इसका सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 7 में रंध्रों के कार्य क्या है, स्टोमेटा के फंक्शन क्या पूछा गया इसमें। तो स्टोमेटा के जो फंक्शन है, पहला लिखेंगे आप वाष्पोत्सर्जन, ठीक है, वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन। और दूसरा लिखेंगे आप गैसों का आदान प्रदान, ठीक है, गैसों का आदान प्रदान, ठीक है। ये दो उत्तर आप इसमें लिखेंगे, ये इनके कार्य होते हैं, ट्रांसपिरेशन और एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये इसका सही उत्तर रहेगा। हृदय की मांसपेशी का विशिष्ट कार्य क्या है। क्वेश्चन 8 में देखिए हृदय की मांसपेशी का विशिष्ट कार्य क्या है, व्हाट इज द स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ द कार्डिक मसल। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, क्वेश्चन 8 का आंसर हम लिखेंगे, हृदय की मांसपेशियां धारीदार और शाखित होती हैं। यह मांसपेशियां यह मांसपेशियों तक पूरे शरीर में रक्त को पंप करने में मदद करती हैं। पूरे शरीर में रक्त पंप करना एक अनैच्छिक क्रिया है। तो ये इसका सही उत्तर रहेगा प्रश्न 8 का। और ये 7 वाला आप लिख सकते हैं स्टूडेंट्स इसका उत्तर। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में पर। गति और वेग में अंतर कैसे करेंगे, गति और वेग में अंतर कैसे करेंगे। तो आप स्टूडेंट्स इसको लिख सकते हैं। गति जो होता है स्टूडेंट्स आपको पता है क्या होता है, गति जो होता है वो क्या होता है, वो होता है दूरी बटा में समय। क्या होता है, दूरी बटा में समय। और जो आपका जो वेग होता है वो क्या होता है, विस्थापन बटा में समय। पहला पॉइंट तो ये हो जाएगा। दूसरा पॉइंट आप गति वाले पॉइंट में लिखेंगे कि गति जो है वो एक अदिश राशि है। कैसी राशि है, अदिश, ठीक है। और वो कैसी है, सदिश, सदिश। देखिए अदिश और सदिश यानी एक होती है स्केलर, इसको हम स्केलर और इसको हम वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। इसमें क्या होती है, केवल परिणाम को बताती है। क्या बताती है, परिमाण को बताती है। और जबकि ये क्या बताती है, परिमाण को तो बताती है, साथ में प्लस दिशा को भी बताती है, ठीक है। तो ये डिफरेंस आप इसमें लिख सकते हैं। साथ में उसके बाद में इसका जो अथवा वाला पार्ट है, दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है। तो देखिए दूरी जो होता है वो क्या होता है, लिख सकते हैं आप, किसी गतिमान वस्तु द्वारा किसी समय में तय किए गए मार्ग की लंबाई को उस वस्तु द्वारा चली गई दूरी कहते हैं। और जबकि जो विस्थापन होता है, किसी निश्चित दिशा में वस्तु की अंतिम तथा प्रारंभिक स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है, विस्थापन कहलाती है। तो ये आप इसमें लिखेंगे। और उसके बाद में आपको पता है कि जो दूरी जो होती है वो किस प्रकार की राशि है, अदिश राशि है। कैसी है, अदिश। और ये कैसी है, सदिश राशि है, यानी ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। ये आप इसमें लिखेंगे। उसके बाद में दोनों का मात्रक इसका भी क्या होता है, मीटर होता है, और विस्थापन का भी ऐसा ही मात्रक जो होता है मीटर होता है। तो ये आप डिफरेंस इसमें लिख सकते हैं। तो ये सही उत्तर रहेगा। अब चलते हैं क्वेश्चन 10 के ऊपर, ठीक है। उसके बाद में देखिए 10 में क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन विस्थापन के लिए सत्य है। यह शून्य नहीं हो सकता। विस्थापन शून्य हो सकता है अगर कोई वर्ताकार इस प्रकार से पथ में कोई वस्तु गति करती है, इन ए पॉइंट से चलती है और वापस ए पॉइंट पे आ जाती है, तो वहाँ पे
विस्थापन 0 हो जाता है। तो ये यहाँ पे बोला गया शून्य नहीं हो सकता, तो ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। इसका परिणाम वस्तु द्वारा तय की गई दूरी से अधिक होता है। नहीं, ये भी पॉइंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि दूरी से कम हो सकता है या बराबर हो सकता है, लेकिन कभी ज़्यादा नहीं होगा। तो ये पॉइंट भी क्या रहेगा, इसका असत्य है। तो इसमें कोई भी सत्य पॉइंट नहीं है, दोनों पॉइंट क्या है हमारे असत्य हैं। चलिए 11 क्वेश्चन पे, जड़त्व के नियम की व्याख्या कीजिए। और उसके बाद में जो अथवा वाला पार्ट है उसमें देखिए क्या पूछा गया है, यदि क्रिया हमेशा प्रतिक्रिया के बराबर होती है तो बताएं कि घोड़ा एक गाड़ी को कैसे खींच सकता है। तो इन दोनों के आंसर देखिए स्टूडेंट्स कैसे लिखने हैं हमें। यहाँ पर इसके आंसर हैं, जड़त्व क्या होता है, किसी वस्तु का वह गुण होता है जिस कारण वह अपनी विराम अवस्था या एक समान गति अवस्था में परिवर्तन का क्या करता है, विरोध करता है। उसको हम किसी वस्तु का जड़त्व बोला जाता है। जड़त्व 3 प्रकार के होते हैं, वैसे आपको जड़त्व की ही परिभाषा पूछी गई तो आपको ये लिखना है। उसके बाद में जो सेकंड जो पार्ट है उसमें आपको क्या लिखना है, घोड़ा गाड़ी को आगे की ओर बल लगाकर खींचता है, गाड़ी भी प्रतिक्रिया में घोड़े को समान बल से पीछे की ओर खींचती है। गाड़ी का बल संतुलित हो जाता है जबकि घोड़ा गाड़ी को खींचते समय अपने पैरों से जमीन पर पीछे की ओर भी बल लगाता है। पृथ्वी की प्रतिक्रिया घोड़े को गाड़ी के साथ आगे की ओर गति करवाती है। तो इस प्रकार से इसमें न्यूटन का गति का तीसरा नियम के अनुसार आपको इस प्रकार से इसको एक्सप्लेन करके लिखना है। तो ये इसका सही उत्तर रहेगा स्टूडेंट्स। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 12। किसी वस्तु के संवेग से आप क्या समझते हैं। तो संवेग जो होता है बच्चों वो क्या होता है, किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा उसके वेग के गुणनफल को हम क्या बोलते हैं, संवेग बोलते हैं। संवेग को हम इस प्रकार से लिखेंगे, ये इसका अम का मतलब द्रव्यमान और वी का मतलब क्या होता है, उसका वेग होता है। तो द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम क्या बोलते हैं, किसी वस्तु का संवेग बोलते हैं। इसका जो एसआई जो मात्रक है, आपको पता है कि बच्चों कि जो द्रव्यमान होता है उसको हम केजी में मापते हैं और जो वेग होता है वो मीटर पर सेकंड में हम उसको मापते हैं। तो ये हो जाएगा केजी मीटर पर सेकंड, इसका एसआई मात्रक हो जाएगा। इसके बाद में पूछा गया है इसका अथवा वाला पार्ट, एक पृथक प्रणाली में जहां पर कोई बल नहीं है कुल संवेग क्या होता है। देखो संवेग संरक्षण नियम के अनुसार जब कोई बाहरी बल पृथक प्रणाली पे कार्य कर रहा है तो कुल संवेग जो होता है वो संरक्षित रहता है। तो संवेग जो होगा वो क्या रहेगा, 0 रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा इसमें, जब कोई एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं करता तो उस केस में टोटल मोमेंटम क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो ये इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए, 13 में क्या पूछा गया है, जैविक खेती से आप क्या समझते हैं। जैविक खेती से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर हम क्या लिखेंगे, ऐसी खेती को, देखो जैविक खेती को हम कार्बनिक खेती भी कहते हैं। तो देखो ऐसी खेती को कार्बनिक कहा जाता है जो बिना रासायनिक उर्वरकों, खरपतवार नाशक एवं कीटनाशकों के बिना की जाती है, उसको हम कार्बनिक खेती या जैविक खेती के नाम से जानते हैं। तो ये इसमें आपको सही उत्तर लिखना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। तो 14, 15, 16 जो ये क्वेश्चन है इसके लिए इंस्ट्रक्शन पढ़ना है। अगर ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए का सही से स्पष्टीकरण है तो आपका उत्तर रहेगा, ऑप्शन रहेगा ए। ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है तो आपका उत्तर रहेगा बी। ए सत्य है लेकिन आर गलत है तो आपका ऑप्शन रहेगा सी। ए गलत है और आर सत्य है तो आपका ऑप्शन रहेगा डी। तो आपको ये याद रखना है और इनके आधार पे आपको ये क्वेश्चन सोल्व करने हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स 14 का क्वेश्चन क्या पूछा गया है। देखिए 14 के क्वेश्चन में, मुर्गी पालन घरेलू मुर्गियों को पालने के लिए किया जाता है। क्या घरेलू मुर्गियों को पालने के लिए किया जाता है, नहीं। तो ये क्या है आपका गलत है। मुर्गी पालन के उत्पादन में अंडे का उत्पादन और मांस के लिए ब्रॉयलर उत्पाद शामिल है। तो ये पॉइंट बिल्कुल सही है। जो मुर्गी पालन है वो अंडे उत्पादन और मांस प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो ये आपका सही है। तो इसका मतलब ए सही गलत है और बी
सही है। तो इस हिसाब से अगर हम करेंगे तो हमारा ऑप्शन क्या होना चाहिए, डी होगा इसका। इसका ऑप्शन क्या रहेगा, सही डी रहेगा। 15 क्वेश्चन में देखिए, पदार्थ की अवस्थाएं अवस्थाएं अंतर परिवर्तनीय होती हैं। बिल्कुल सही बात है कि पदार्थ की अवस्था एक ठोस से गैस, ठोस से द्रव्य, द्रव्य से गैस और वापस द्रव्य से ठोस में भी बदल सकते हैं, तो परिवर्तन होता रहता है उनमें। तापमान तथा दबाव को बदलकर पदार्थ की स्थिति को बदला जा सकता है, तो इसका मतलब ये भी सही है। और ये इसको सही से क्या करती है, इसकी सही व्याख्या करती है। तो ए और बी दोनों सही है, और बी जो है वो ए की सही व्याख्या कर रहा है, ये पॉइंट। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन क्या रहेगा, कौन सा ठीक रहेगा, ए ठीक रहेगा। तो इसका 15 का जो ऑप्शन है वो ए सही रहेगा। 16 क्वेश्चन में देखिए, पदार्थ छोटे छोटे कणों से बना है। बिल्कुल सही बात है। हमारे आसपास का पदार्थ 3 अवस्थाओं में मौजूद है, ठोस, तरल, गैस। बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये इसको सही से व्याख्या नहीं कर रहा। स्टेटमेंट दोनों सही है, लेकिन ये इसको सही से व्याख्या नहीं कर रहा। तो इस केस में आपका ऑप्शन क्या रहेगा, बी सही रहेगा। बी ऑप्शन आएगा इसमें। उसके बाद में क्वेश्चन 17 देखिए। 17 में आपको ये पढ़ना है अच्छी तरीके से, और उसके बाद में आपको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो देखिए, खरीफ मौसम की खरीफ मौसम की अवधि क्या है, तो इसमें बताना आपको। तो इसका ऑप्शन रहेगा आपका ऑप्शन बी, जून से अक्टूबर। तो ये इसका खरीफ की जो फसल है वो जून से अक्टूबर की अवधि में बोया जाता है। उसके बाद में रबी की मौसम की अवधि क्या है, तो इसमें आपको करना है नवंबर से अप्रैल। ऑप्शन ए सही रहेगा। उसके बाद में पौधे अपना भोजन सूर्य के प्रकाश में कौन सी प्रक्रिया के द्वारा करते हैं, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा करते हैं। तो इसमें ऑप्शन ए रहेगा। उसके बाद में निम्नलिखित में कौन सी खरीफ की फसल नहीं है, तो देखिए स्टूडेंट्स, कौन सी नहीं है इसमें। तो इस क्वेश्चन में जो आपका अरहर है वो आपकी खरीफ की फसल नहीं है, तो ऑप्शन सी रहेगा, क्योंकि ये रबी की फसल है अरहर। उसके बाद में इसका 5th पार्ट है, इनमें से कौन सी रबी की फसल नहीं है, तो गेहूं, सोयाबीन, गेहूं, मटर और सरसों ये सभी रबी की फसल है। जो सोयाबीन है वो आपकी खरीफ की फसल है, यानी ऑप्शन बी सही रहेगा इसमें। उसके बाद में क्वेश्चन 18 में देखिए, क्वेश्चन 18 में पढ़ना आपको अच्छे से। तो इसको हम पढ़ करके इसके जवाब देने हैं नीचे दिए गए क्वेश्चंस के। कौन सा विलयन का घटक नहीं है, तो देखिए विलयन का घटक कौन सा नहीं है स्टूडेंट्स। तो इसमें देखो विलय विलायक विलयन का घटक होता है, तो प्रीशिक्षित प्रावस्था जो होती है ये नहीं होता, यानी ऑप्शन सी इसका सही रहेगा। उसके बाद में चीनी का घोल, चीनी का घोल क्या होता है, चीनी क्या होती है, ठोस होती है, और किसी तरल में, जैसे पानी में हम उसको घोलेंगे तो क्या होगा, तरल। तो ठोस और तरल का विलयन होता है, ठीक है, ऑप्शन ए सही रहेगा। उसके बाद में विलयन की सांद्रता के बारे में कौन सा कथन सत्य है, तो विलयन की सांद्रता जो होती है प्रति इकाई आयतन में उपस्थित विलय की मात्रा क्या कहलाती है, विलयन की सांद्रता कहलाती है, तो ऑप्शन ए इसका सही रहेगा। उसके बाद में इसका जो 3rd पार्ट है, 4th पार्ट जो है, प्रयोग उपरोक्त प्रयोग के दौरान छात्र द्वारा तैयार किया गए घोल की सांद्रता क्या है। तो सांद्रता निकालने का जो सूत्र होता है स्टूडेंट्स वो क्या होता है, जो विलय की जो मात्रा होती है, विलय की मात्रा, ठीक है, विलय की मात्रा, विलय की मात्रा और बटा में विलयन की मात्रा क्या होती है, विलयन की मात्रा, और गुना में क्या करते हैं हम, प्रतिशत निकालते हैं तो क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये फॉर्मूला हमें इसमें अप्लाई करना है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स जो विलय है वो 50, कितना है, 50 ग्राम दे रखा है, 50 मिलीग्राम नहीं है, 50 ग्राम है, ये दोनों ग्राम में दे रखे हैं हिंदी में। और डिवाइड बाई 50 प्लस 350 जो हो जाएंगे 400, और इंटू में क्या करेंगे हम 100 करेंगे, और इसको हमें क्या कर देना है, सोल्व कर देना है। जैसे हम सोल्व करते हैं तो हमें क्या निकल के आती है, 12.5%, ठीक है, 12.5%, ये हमारा उत्तर, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक विलयन का सबसे बड़ा घटक जो होता है वो क्या होता है बच्चों, विलायक होता है। विलय छोटा घटक होता है और विलायक सबसे बड़ा घटक होता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा।
उसके बाद में क्वेश्चन 19 देखिए। क्वेश्चन 19 में क्या पूछा गया है, पढ़ना आपको इसी प्रकार से। संवेग संरक्षण का नियम लागू होता है, किस पर लागू होता है, ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, कणों की एक प्रणाली के ऊपर लागू होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसमें। उसके बाद में संवेग के संरक्षण का नियम उपयुक्त है बशर्ते क्या होनी चाहिए, तो इसमें सही उत्तर आएगा कणों पर कार्य करने वाला कोई बाहरी असंतुलित बल नहीं होना चाहिए, तभी क्या होगा, संवेग का जो संरक्षण वो लागू होता है। तो ऑप्शन बी सही रहेगा इसमें। उसके बाद में पार्ट 3 देखिए इसका। टक्कर होने पे दो वस्तुओं का कुल संवेग क्या रहता है, संवेग संरक्षित रहता है यानी कंजर्व्ड रहता है। ऑप्शन बी इसका सही रहेगा। उसके बाद में संवेग की एसआई यूनिट जो होती है, हमने ऊपर भी पहले ऊपर जो क्वेश्चन आया था हमने उसमें सोल्व किया था, तो केजी मीटर पर सेकंड ये इसकी यूनिट होती है एसआई। संवेग और द्रव्यमान, संवेग जो होता है वो क्या होता है, संवेग जो होता है पी, वो मास इंटू वेलोसिटी का गुणनफल होता है, जो कि माप किसका होता है, किसके बारे में बताता है, ये हमें गतिज ऊर्जा की, वस्तु की काइनेटिक एनर्जी के बारे में बताता है। यानी ऑप्शन इसमें क्या रहेगा, ए सही रहेगा। उसके बाद में क्वेश्चन 20 को भी आपको इसी प्रकार से पढ़ना है और दिए गए नीचे क्वेश्चंस का हमें जवाब देना है। विच सेल प्रोवाइड्स इम्यूनिटी, कौन सी कोशिका हमें रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है, तो इसका राइट आंसर रहेगा WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स जो होती है वो हमें रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है। उसके बाद भी प्लेटलेट्स मदद करता है, प्लेटलेट्स किस में मदद करता है, ब्लड कोगुलेशन यानी रक्त का थक्का बनाने में हमारी क्या करता है, मदद करता है। उसके बाद में हमारे शरीर में उत्पन्न होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कौन करता है, तो परिवहन जो होता है बच्चों इसमें आरबीसी जो होता है वो 75% जो कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन वो आरबीसी करता है, और जो 25% जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसका परिवहन प्लाज्मा करता है। तो अगर मेन जो क्वेश्चन होगा तो इसका उत्तर सही ए माना जाएगा। वैसे तो ए और डी दोनों सही हो सकते हैं, लेकिन मेजोरिटी जो है वो आरबीसी की सबसे ज़्यादा है, तो ऑप्शन ए पे आपको टिक करना है। उसके बाद में फोर्थ पार्ट में प्रत्येक संयोजी उत्तक में होता है, प्रत्येक संयोजी उत्तक में क्या होता है, देखिए मैट्रिक्स होता है, ठीक है ये भी सही है। और सेल क्या होती है, सेल आर लूजली स्पेस्ड, कोशिका स्थिर दूरी पर होती है, यानी ए और बी दोनों सही होगा इसमें। इसका ऑप्शन क्या आएगा, इसका ऑप्शन डी आएगा, ठीक है ए और बी दोनों सही है। उसके बाद में होमोग्लोबिन रक्त के किस घटक में मौजूद होता है, तो होमोग्लोबिन जो होता है वो आरबीसी में उपस्थित होता है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर रहेगा। तो स्टूडेंट्स ये था आपका सेक्शन ए पार्ट 1। पार्ट बी हम जल्द लेके आएंगे, तब तक हमारे चैनल पे बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको पार्ट 2 का भी नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए स्टूडेंट, टेक केयर।